खबरें में खुश आमदेद। मेरे साथ आरब भट्टी साहब, तैयार मलिक साहब, मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, कुछ खबरें और फिर इंतहाई मौजूद मेहमान हमारे साथ होंगे। हालात पर रोशनी डालने के लिए वज़ीर आज़म का दौरा है ताजिकिस्तान, नए ब्लॉक की हमरा हमवार कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि हमारे गिर्द घेरा तंग हो रहा है। जो यूरोपियन यूनियन ने आज बयान दिया है, $5 बिलियन की वो पाबंदियाँ जो हमारी एक्सपोर्ट है उस पर स्लैब करने की बात कर रहे हैं। क्या ऑप्शन है हमारे पास, इस पर बात करेंगे। इसके साथ उस्मान बुज़दार भी मुतहरक हैं और हम देख रहे हैं कि उन्होंने बहुत से लोगों को जो है वो आज उन्होंने उनको मुअत्तल किया और दौरा किया सियालकोट का। मजीद क्या गिरफ्तारियाँ भी मुतवक्किल हैं। डॉलर और पेट्रोल जो है तो अभी डॉलर थोड़ा सा नीचे आया है अभी जब खबर आई है, मगर फिर भी ऊपर की तरफ जा रहा है। और पेट्रोल तो आज ₹5 बढ़ा है। इसके क्या इम्पैक्ट होगा हमारी मैशत पर भी और आम आदमी पर। जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम क्या कामयाब होगी। मगर पहले सेगमेंट की तरफ आते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़ारजा जनाब खुर्शीद महमूद कसूरी साहब ने गहरी निगाह रखते हैं। वेलकम टू द शो कसूरी साहब। मैं पहला सवाल आपसे करता हूँ और वो ये है कि हमें एक तालिबान की वजह से हम इस वक्त सैंडविच बने हुए हैं चाइना और अमेरिका के दरमियान, और आज एक नई थ्रेट और धमकी आई है कि $5 बिलियन की आपको जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ख़तरे में पड़ सकती हैं और हम किधर जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं और इसमें से कामयाबी से कैसे निकल सकते हैं। कसूरी साहब देखिए, आपने कहा अभी धमकी आई है, मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। ये यूरोपियन यूनियन ने आज एक करारदाद पास की है, मेरे पास खबर है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अगर तालिबान को तहफ़्फ़ुज़ देने का इल्ज़ाम अगर लगता है तो इसमें जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं, ख़ास तौर पर ये जो हमारी हैं GS जो स्टेटस है हमारा, उस पर कदम लगा सकते हैं। ये खबर है कसूरी साहब। देखिए, बात यह है कि मैं तो इसको डील करता रहूँ। जब मैं फॉरेन मिनिस्टर था तो यूरोपियन यूनियन से हमारी रिलेशन इफेक्टिवली अपग्रेड हुई थी और 4th जनरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ था। यूरोपियन यूनियन का कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं जो वो प्रेशर डालते हैं तमाम ममालिक पे कि जी उनको आप कंप्लाई करें। अब ये मुझे नहीं पता इस बुनियाद पर कि जी पता चला कि आप तालिबान को बैक कर रहे हैं, ये तो मुमिल सी बात है। सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान बैक कर रहा था और उस वक्त जब अभी दी गई थी और एक्सटेंड की गई थी उसमें भी यही पोजीशन थी। देखना यह है कि शायद प्रेशर ये डाल रहे हैं कि पाकिस्तान तालिबान के ऊपर क्या प्रेशर डालेगा कि वो ह्यूमन राइट्स की जो कन्वेंशंस हैं जिनका पाकिस्तान पाबंद है वो उनको करे। मेरा तो एक और ज़ाविया देखने का, हर रोज हमारे नौजवान शहीद हो रहे हैं, तो बाजा मैं तो दिल खराब हो। सुबह देखता हूँ टीवी 6, 7, 5 अखबार में आ रहा है। देखिए, यूरोपियन यूनियन तो एक तरफ गई ना, हमने भी तो तालिबान से बात करनी है कि भाई आप चीन को भी एश्योर कर रहे हैं, आप रूस को भी एश्योर कर रहे हैं, आप सेंट्रल एशिया को भी एश्योर कर रहे हैं, तो हमको भी एश्योरेंस देना। हमारे को मुफ्त तो नहीं जवान। 6-7 तो दिल दहल जाता है ये सुन के। तो इससे यूरोपियन यूनियन तो एक तरफ गई। मेरा अपना ख्याल है कि 4 तो यूरोपियन यूनियन के मिनिस्टर्स पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं पिछले 10-15 दिन में। हो सकता है वो प्रेशर कर रहे, हो सकता है कोई ह्यूमन राइट्स के इश्यूज पे बहुत से वहाँ ऐसे मेंबर्स हैं पार्लियामेंट में जो बहुत उनकी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शंस है, तो वो कमीशन पे भी प्रेशर डालते हैं और कमीशन भी उसमें कुछ ना कोई उनकी दिलजोई करती है। लेकिन अनलाइकली है कि ऐसे वक्त में जबकि एक्चुअली उनका एक इफेक्टिव होता ही है कि खवातीन के राइट्स, ह्यूमन राइट्स की बात आती है, तो जब हमें GSP+ दिया गया था तो उसमें बहुत से ऐसी काम थे जैसे कि निटवेयर और क्लोथिंग जिसमें हमारी खवातीन इन्वॉल्व है। तो यूरोपियन यूनियन अगर अपने स्टैंडर्ड पे ही चले ह्यूमन राइट्स के, तो उस GSP+ की वजह से बहुत सी खवातीन को पाकिस्तान में रोजगार मिला है। तो मुझे नहीं पता कि वो क्या किसने रेजोल्यूशन मूव किया है, लेकिन मैं समझता हूँ क्योंकि आपने एक बात छेड़ी है, पाकिस्तान के लिए बड़ी खतरे की बात है कि पहले तो हम कहते थे जी रॉ और NDS मिलके कर रहे हैं। चले, मैं मानने को तैयार हूँ कि कुछ दिन अभी हुकूमत नहीं आई, पूरी तरह उसकी गिरफ्त नहीं हुई, लेकिन एक बयान आया है उनकी तरफ से, उनके नुमाइंदे की तरफ से कि जी ये तो मामला पाकिस्तान का और उनका अपना है। ये कोई बहुत रीअश्योरिंग नहीं है कि ठीक है अगर इसका मकसद ये है कि जी वो कोई चाहते हैं कि आम माफी हो तो ठीक है, कंसिडर किया जा सकता है, सिवाय उनके जिनकी हेनस क्राइम्स हैं
अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुर्शीद साहब, गुजारिश ये है कि आप क्या समझते हैं, आपका एक तवील तजर्बा है, तालिबान एमिकेबली अबूरी हुकूमत आगे चला सकेंगे? और दूसरा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो ताजिकिस्तान दौरा किया है, इसे आप किस नज़र से देख रहे हैं? आने वाले दिनों में अफगानिस्तान में अमन कायम होगा या मुश्किलात का सामना रहेगा? देखिए, ताजिकिस्तान एक की मुल्क है, हालांकि वो छोटा मुल्क है, लेकिन अफगानिस्तान के सिलसिले में की मुल्क है। उसकी वजह यह है कि अगर पश्तून 40, 45, 50 जितने भी हैं, मुझे नहीं पता कितने, ये हमेशा बहस ही चलती रहती है। ताजिक अपने नंबर बढ़ा देते हैं, पश्तून अपने बढ़ा देते हैं, लेकिन एक बात क्लियर है कि सबसे ज्यादा पश्तून है और नंबर 2 पे है ताजिक। ताजिक भी 30-35% है, और जितनी वहाँ के ज्यादा सोफिस्टिकेटेड पढ़े लिखे लोग, कारोबारी, मीडिया, वो ताजिक डोमिनेट करते थे। अब से नहीं, जाहिर शाह के वक्त से। तो ये ताजिकिस्तान का दौरा इस लिहाज से अहम है कि उनको ये एश्योरेंस देनी पड़ेगी कि जनाब, ये जो तालिबान की हुकूमत है, ये एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएगी, यानी जिसमें ताजिक नुमाइंदगी भी होगी। अब वो नुमाइंदगी नहीं पसंद करेंगे जिनको तालिबान कह रहे हैं कि जनाब वो फला। मैं नहीं कह रहा कि वो कहेंगे डॉक्टर अब्दुल्ला को वजीर बना दे, वो शायद ना बनाए तालिबान, लेकिन वो उन्होंने कहा भी है कि जिन्होंने 20 साल हुकूमत की है, हम उनको नहीं बनाएंगे। लेकिन बहुत से क्रेडिबल उज़्बेक है, ताजिक है, हज़ारा है, उनको हुकूमत में, इनको यूरोपियन यूनियन को छोड़े, यूनाइटेड नेशंस को छोड़े, यूनाइटेड स्टेट्स को छोड़े, इनको अपने मुल्क के मफाद में है कि उसको थोड़ा सा ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट करें ताकि इसके खिलाफ नफरत ना हो। एक बात मत भूलिएगा कि जो वहाँ की आबादी है, ये वो नहीं है जब तालिबान पहले आए थे, उससे जमीन आसमान का फर्क पड़ गया है। वहाँ 35 to 40% यूनिवर्सिटी की आबादी लड़कियों की है, उनको कत्ल तो नहीं किया जा सकता, और निकल भी रही हैं। और पाकिस्तान की जो खवातीन है, वो भी इस बात को देख रही है। अच्छा कसूरी साहब, माफी चाहता हूँ, मैं आपसे एक सवाल फेंक दूं। ये हमें आर्म ट्विस्टिंग हो रही है। अब ऑप्शन हमारे पास प्यूटन के 2 दफ़ा फ़ोन आए हैं, वो हमें फ़ोन यानी उस पर भी बात हो रही है। चाइना हमारे साथ है, क्या हमें एक बड़ी पॉलिसी शिफ्ट चाहिए? और ये जो है, हमें अब सेंट्रल एशिया की तरफ देखना पड़ेगा और एशिया की तरफ देखना पड़ेगा। क्या आपको विलिंगनेस लगती है हमारी रूलिंग इशराफिया में कि इतनी बड़ी तब्दीली जो है उसको हम हजम भी कर लें, और ये क्या कर पाएंगे या करना चाहते हैं? नया ब्लॉक बनेगा कसूरी साहब? जी देखिए कि इसमें पॉजिटिव चीज़ जो है, जिसमें अगर आपके हमसाए आपके साथ ना हो, तो वो क्या नेचुरली आपकी बड़ी बहुत खतरनाक पोजीशन होती है। हमारे हमसाए इफेक्टिवली ईरान है, अफगानिस्तान के, मैं ऑब्वियसली इंडिया बहुत बड़ा नेबर है, हम अफगानिस्तान के सिलसिले में बात कर रहे हैं। ईरान है सबसे अहम हमारे लिए, बाय द वे। उसके अलावा चीन है, और वजह से बहुत इम्पोर्टेंट है, और रूस इसलिए है कि फॉर्मर वहाँ की इंपीरियल पावर है, ज़ारिस्ट रशिया, फिर कम्युनिस्ट रशिया, USSR, और ये जो रियासतें हैं ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जिनका बॉर्डर मिल रहा है, ये सब उसका हिस्सा रही हैं। उनके पीछे लोगों को अंदाजा नहीं होता कि 20% रूस की आबादी मुसलमानों पर मुश्तमिल है। दागिस्तान में झगड़े होते रहे, चचनिया में झगड़े होते रहे, तो उनकी ये ख्वाहिश होगी कि जो भी सिस्टम आए, यहाँ खुलेआम ऐसे लोग ना फिरे जो कि उनके ममालिक में जाके दहशतगर्दी करे। तो जो पाकिस्तान को एक मुश्किल काम है, इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। चार्ल्स डिकन्स ने एक नॉवल लिखा था, अ टेल ऑफ टू सिटीज, उसमें यह था कि ये सबसे बहुत अच्छा वक्त भी है और बहुत बुरा वक्त भी है। तो वो ये है कि अपॉर्चुनिटीज बड़ी है इसमें। कसूरी सर, मैं जो आपसे एक सवाल पहले मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या पाकिस्तान के पास ऐसी डिप्लोमेटिक एनर्जी नहीं है, माइंड नहीं है कि हम वैसे भी फ़ायदा ले लें और नई सिचुएशन से भी फ़ायदा ले लें? क्या हमें इस बार उस तरह ही करना पड़ेगा जिस तरह हम पहले रशिया की बजाय सीधा अमेरिका चले गए, लियाकत अली साहब, और सारी 70 साल हमने उधर ही गुजार दिए? हम क्यों नहीं बैलेंस की तरफ क्यों नहीं आते कि हम चाइना से भी फ़ायदा लें, रशिया से भी लें, अमेरिका से भी लें, यूरोपियन यूनियन से लें, हमारी तो सबसे क्यों नहीं, हमें तो फ़ायदे की बात करनी चाहिए। तो हम बैलेंस क्यों नहीं कर पाए 70 साल में? आगे भी लगता है हम एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक स्विच कर रहे हैं। एम आई राइट? देखिए, कभी नहीं करना चाहिए। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या आप खुद जानते हैं कि चीन की नज़र में पाकिस्तान की अहमियत ये थी? अभी मुझे चाइनीज डेलीगेशन मिलने आया था,
मैंने कहा पाकिस्तान की खुसूसी हैसियत है, हम इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड के मेंबर हैं, हम इस्लामिक वर्ल्ड के मेंबर हैं। तो अगर हमने अपने आप को जीरो कर लिया तो क्या हम चीन के खुदा ना खास्ता हम कोई तफैली तो नहीं बनना चाहते? हम चीन के दोस्त हैं, तो हमारा दोस्त है। कभी ऐसी सिचुएशन नहीं पैदा होनी चाहिए कि आप अमेरिका से भी, यूरोपियन यूनियन से भी, इस्लामिक दुनिया से भी जो बड़े उनसे आप अलहदा हो जाए। नहीं, फॉरेन पॉलिसी का ये मकसद होता है कि हमसायों से दोस्ती हो और बाकियों से भी आपके अच्छे ताल्लुकात हो। तो कभी खारजा पॉलिसी में मैं तो ये नहीं कहूँगा कि ये एक नया ब्लॉक बन रहा बाकियों को भुला दें। हाँ, नया ब्लॉक की अहमियत क्या है कि हमारे स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में। ये जो क्या स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस है, ईरान, चीन, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि इस खत्ते से ETIM, उज्बेकिस्तान इस्लामिक मूवमेंट, TTP इन ममालिक पे हमले ना करें। ये तो कन्वर्जेंस है, ये तो बहुत बढ़िया कन्वर्जेंस है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान ही ब्लेम होता रहा कि पाकिस्तान तालिबान को लाया है और तालिबान हमारी बात ही ना सुने, तो हमारी इसमें बहुत बड़ी एक, मैं समझता हूँ हमारी स्ट्रेंथ है कि तालिबान को भी पता होना चाहिए कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं, मैं खतरे की घंटी बजाना चाहता हूँ। खतरा ये है। कसूरी साहब ने आपने बड़ी अच्छी वजाहत की, मगर सारी आपकी वजाहत एक्सटर्नल है। ईरान, पाकिस्तान, चाइना जो रीजन है, ज़रा अंदर ध्यान करें। कल उन्होंने बैंक खोले हैं तो लाइनें लग गई, वहाँ पे ATM पे मतलब हज़ारों बंदे आ गए। आज की मैं खबर पढ़ रहा था हॉस्पिटल में उनके पास मेडिसिन नहीं है। 1.5 करोड़ जो लोग हैं उनके लिए खाने की थ्रेट बन रही है। यूनाइटेड नेशन कह रही है कि 80% लोग भूख का शिकार हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में हम ये फॉरेन पॉलिसी खेलते रहें, वो ना हो कि अंदर ही फिर खाना जंगी हो जाए, अंदर फिर ऐसी कंडीशन हो जाए कि कोई संभाल ना सके अफगानिस्तान। हाउ यू सी ऑल दिस? देखिए, आवाज बहुत साफ आपकी नहीं थी क्योंकि डिस्टर्बेंस थी, लेकिन मैं समझ गया हूँ। आपने जो वहाँ एक ह्यूमन डिजास्टर होने जा रहा है अफगानिस्तान में, उसकी निशानदेही की है और सही निशानदेही की है। सबसे बड़ा खतरा है, और तो और UN के सेक्रेटरी जनरल और फिर जो उनके और उनके जो डेप्यूटी हैं वो भी इस इलाके में आए हैं। उन्होंने कहा है कि 1 in 3 अफगान को ये नहीं पता कि अगला मील यानी अगला खाना कहाँ से आ रहा है। ये तो बड़ी खतरनाक पोजीशन है। पाकिस्तान की ये भी एफर्ट है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि ह्यूमन राइट्स के जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है अफगानिस्तान में, इसको अलहदा किया जाए रिकॉग्निशन के इशू से। और इस पे लग रहा है कुछ कामयाबी हुई है। $1 बिलियन अभी उनको प्लेज हुआ है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन जो अगर तालिबान ने हुकूमत चलानी है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए है कि दुनिया समझती है कि हम तालिबान को लाएं। हालांकि तालिबान तो 20 साल स्ट्रगल के बाद आए, लेकिन एक परसेप्शन होता है, एक होती है रियलिटी। परसेप्शन ये है कि आप लेके आए हैं। इससे बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान जो साथ के हमसाया ममालिक हैं उनके साथ मिल के पॉलिसी बनाए कि तालिबान को भी अंदाजा हो कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं कह रहा। खतरा ही है मुझे कि तालिबान शायद ये समझे कि भाई पाकिस्तान हमारा क्या करेगा, सारी दुनिया तो आगे उनको ब्लेम कर रही है कि हमको लेके आए हैं, अब हम जो मर्जी करते जाएं। लेकिन नहीं, अगर चीन, पाकिस्तान, ईरान, रूस मिलकर पॉलिसी अपनाते हैं तो तालिबान को भी इस बात का अंदाजा होगा कि हमारे पाकिस्तानी खैर खा है और दुनिया ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि इस इलाके से हम बेहतर रोज 7 आदमी 6 पाकिस्तान में शहीद हो रहे हैं। नहीं, खुर्शीद साहब आपने ठीक फरमाया, तालिबान को क्यों एहसास नहीं हो रहा? कल भी हमारे पाक फौज के 7 जवान शहीद हो गए और रोजाना इस किस्म की उधर अफगानिस्तान की जमीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ। तो तालिबान क्यों नहीं ये समझ पा रहे कि उन्हें रोके अपनी जमीन को किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होने के लिए? क्या पाकिस्तान आपकी भट्टी साहब 100% आपकी बात ठीक है, मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही है। ये कह देना कि जी ये आपका और उनका मामला है, ये सनफ नहीं है। आई एम श्योर फौजी बेचारे शहीद हो रहे हैं। मैं कैसे मान जाऊं कि पाकिस्तान आर्मी और ISI पे ये बिजली बंद के नहीं गिर रही तो तबाही की है। तो जरूर ये बात कर रहे हो, ओपनली नहीं कर रहे, लेकिन इनको थोड़ा सा टाइम शायद दे रहे हैं। वो कसूरी साहब सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हमारे जो मौजूदा वजीर खारजा हैं, आप तो साहब कहें, उन्होंने तो मशरूत अपना पेशकश कर दी है जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसने हमारे बच्चों को शहीद किया, जो पेशावर की कहानी पूरी दुनिया रो पड़ी उस पर, तो हमने उनको पेशकश कर दी है कि हम आपको माफ़ करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो इससे क्या आप देख रहे हैं, क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? देखिए,
दुनिया में ये होता है, इसके दो हिस्से हैं। वो तो माफ ही नहीं किया जा सकते जिन्होंने हीनस क्राइम्स यानी बच्चों को और टीचर्स को आग लगा के मार दिया। आप कौन है माफ करने वाले? उनके वालिदैन से पूछे जाके जिनके बच्चे शहीद हुए। लेकिन आप ये जरूर कर सकते हैं कौमी मफाद में, और सारी दुनिया में हुआ है। सऊदी अरेबिया ने किया है, कश्मीर में हमने कुछ किया था एक स्टेज पे, सारी दुनिया में होता है। अमेरिकन करते हैं, यूरोपियंस करते हैं, आयरलैंड के साथ बरतानिया ने किया कि वो आम माफी दी जाती है उन लोगों को जो आके हथियार फेंके, पाकिस्तान का आइन मान ले, लेकिन वो माफ करने का हक वालिदैन के पास है जिनके नौजवान बच्चे शहीद हो गए। तो मैं समझता हूँ इसमें इस तरह देखना चाहिए कि मेरा ख्याल है कि 80-85% लोग ऐसे नहीं हैं जिन्होंने इस किस्म के क्राइम्स किए हैं, उनको एक तरफ कर दें। और अगर वो पाकिस्तान आए तो वो कोई बुरी बात नहीं है कि वो आपके अपने मफाद में है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो वो वहां बैठ के गड़बड़ करेंगे। लेकिन जिन्होंने ये काम किए, जैसे आप खुद कह रहे थे कि बच्चे जिन्होंने शहीद किया आगे लगाई है स्कूलों में जाके, वो एक दूसरा मामला है, लेकिन इसको डिसमिस नहीं करना चाहिए। मेरा ख्याल है एक्चुअली ये तालिबान ने खुद ये सजेस्ट किया है, जिस किस्म की लीक्स हुई हैं, जब वो ये कहते थे ये आपका मामला है, उसका शायद ये मामला था कि आप इनसे बात करें, आम माफी की बात करें, हम आपकी मदद करेंगे। उम्मीद है वो करेंगे, क्योंकि ये सिचुएशन नाकाबिल बर्दाश्त है। 6, 7, 5 रोज हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मैं लाइट लिया, हालात पे रोशनी भी डाली। सही बात है कि हमें उनको तो नहीं माफ़ कर सकते जिन्होंने हेनस क्राइम किए हैं। देखिए, जिन्होंने हमारे जवानों पर और खुसूसन पाक फौज के उस बच्चों पे, मासूमों पर, यार वो तो नहीं खून शाह महमूद कुरैशी या मैं कौन होता हूँ माफ करने। एक और लेकिन उन्होंने कहा कि जब मुल्क की ऐसी स्टेज आती है कि मुल्की मुफाद में अगर वो सरेंडर करते हैं, अपने जुर्मों का एतराफ़ करते हैं, तो फिर माफ़ी की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन इस हीनियस क्राइम की नहीं उन लोगों को नहीं जिन्होंने इस कदर संगीन जराइम, अगर जो है वो लोग वो उनमें। अच्छा बड़ी साहब, हम आगे बढ़ते हैं और एक कल हमने देखा CNN पे एक इंटरव्यू भी हुआ, उस हवाले से खान साहब से कुछ बातें भी की। ये कह रहा है कि जो पता ही नहीं था उनके वजीर खारजा को, उनके CIA को पता ही नहीं था कि अफगानिस्तान में, और जो हुआ भी इसी तरह। भट्टी साहब, उसका ख्याल था 4 महीने लड़ेंगे, 4 दिन नहीं चले। नहीं, इसका मतलब है वजीर आज़म इमरान खान साहब ने CNN को इंटरव्यू देके कहा असूली तौर पे कि आपकी इंटेलिजेंस फेल हो गई, आपके वजीर खारजा को हक़ायक़ ही नहीं पता। तो ये कड़वा सच है। जो मुल्क 20 साल तमाम तर ताकत के साथ वहाँ रहा हो और उसका ख्याल हो कठपुतली अशरफ गनी 3-4 साल लड़ सकता है और वो चंद घंटे भी ना खड़ा हो सके, तो वजीर आज़म पाकिस्तान का ये जवाब, मैं समझता हूँ कि ठीक है, उन्हें हक़ायक़ का नहीं पता। 20 साल पहले जो उन्होंने हमला किया था। आज मैं खबर आपको दे दूं, ये जो 14 ट्रिलियन कई ट्रिलियन डॉलर की बात हो रही है, जिसमें कल मैंने 5 कंपनीज बताई थी, वो तो माल बनाने आए थे। उन्होंने तो अमेरिका के अवाम की जेब भी काटी या अफगानों के गले भी काटे और माल बना के निकल गए। अब सवाल मेरा आपसे ये है कि जब हम कहते हैं जी हमारी बड़ी बैलेंस किस्म की, क्या बैलेंस पॉलिसी हो, एक पहलवान हुआ, उनका डिप्लोमेट 3-4 दर्जे का आता है, कहते हैं वी विल बॉम्ब यू इनटू द स्टोन एज, और हम अफगानिस्तान पे चढ़ दौड़ते हैं। वी नीड टू लर्न टू से नो। हम जिस तरह इमरान खान कह रहे हैं कि कहीं रोको भी भाई, जो आप कहते हो हम वो अपनी खुदकुश पॉलिसी है। मलिक साहब, हम क्यों नहीं कायद साहब, मैं सिर्फ इस पे मलिक साहब को देता हूँ। 20 साल आप अमेरिका के प्यादे बन के उनकी जंग में शामिल रहे, उसके नताइज क्या निकले? आज आपके वो धमकी दे रहे हैं जी, हम आपको बंद कर दो भाई, हमारा स्टेटस नहीं चाहिए, ले जाओ। वो यूरोपीय यूनियन वाले क्या थ्रेट कर रहे हैं? मतलब है, इसका मतलब है कल को भी इन्होंने सख्ती करनी है तो मुल्कों की पॉलिसी मुल्की मफाद में नहीं। बट्टी साहब, मैं एक बताता हूं, उसमें क्लियरेंस होनी चाहिए। हम आपके कारपोरेट प्रॉफिट पे जो है हम टैरिफ ऊपर ले जाएंगे, हम आपके रॉ मटेरियल जो यहाँ आके आप बनाते हैं हम उस पर लगा दिए। यार सुनते हो तुसी, $17 बिलियन आपकी इशराफिया खा जाती है, उसको रोको यार, बजाय इसके कि ये जो मेले से गोरे हैं ये रोज हम आके धमकी देते हैं। थोड़ी सी कैसे ये वजाहत करें किस तरह, मतलब आम जुबान में मैं आपसे सवाल करता हूँ अपने समझने के लिए कि हमें अमेरिका ने या यूरोपियन यूनियन ने, जिस तरह आपने पहले खबर दी कि वो कह रहे हैं हम आपका जो GST प्लस आपकी जो मराद ख़त्म करेंगे, हमें $5 बिलियन का नुकसान। मैं जो आपसे समझना चाह रहा हूँ सीरियसली आम बंदों के लिए, क्या हमारे सिस्टम में, हमारी रियासत में इतनी जान है कि हम इंडिपेंडेंटली जिंदा रह सकते हैं? किस तरह रह सकते हैं? मेरी बात सुने, अगर इस दुनिया का सबसे गरीब तरीन मुल्क जो है अपना बोलीविया, उसके सदर का त्यारा नीचे रुकवा लेता है अमेरिका, कि ऊपर से गुजरा कहते हैं थे आ जाओ, और वो वहाँ बैठ के भी गालियाँ दे रहा था उनको।
वो उनके मल्टीनेशनल के साथ रीराइट करता है अपने मुआहदे। कोई एटम बम नहीं, एक गदरिया था। जब ऑक्सफोर्ड में जाके जेरी मजदूर बन के नहीं आया था, एक गदरिया था और बकरियां चलाता था। पाकिस्तान के मैं आपको ये बताता हूं कि अगर हमें ये पता चल जाए कि यहां से जितना माल वेस्ट यूरोप और अमेरिका निकाल के ले जाता है और उसके बदले में हमें पीनट देता है, उनके कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स देखें, टूथपेस्ट से लेके हर चीज जो है हमारी मंडी में बेचते हैं। 6-7 बिलियन डॉलर का सालाना असला आप अमेरिका से खरीद रहे हैं, वो आप रूस से खरीदें, चाइना से खरीदें, कोई कौमी अमीर साहब में मेरी सबमिशन है। हाँ जी, फिर हमारे दर्जनों हुक्मरान रहे, ये नाहल है, ये क्यों नहीं चीजें बनाते हैं? बदयानत है, चूंकि इनके अकाउंट तो इनकी करप्शन मौजूदा हुकूमतों साहब इनकी करप्शन की सजा 22 करोड़ अवाम को क्यों दी जाती है? अगर ये बनाया ना तो हम बनाएं, हमें रोका किसी ने? भट्टी साहब 17 बिलियन डॉलर यहां हमारे यहां चोरी इशराफिया करती है और ये करके ले जाते हैं, प्रॉफिट्स ये बाहर ले जाते हैं। यहां पर कोई चीज कादी साहब, अब ये वक्त आ गया है इस मुल्क को सारी उम्र कौम को गुलामी की हमारे पैसे बंद हो गए हैं और कितना मरना मुल्क की मफाद में फैसले करने हैं। इज्जत की जिंदगी से बेहतर है, इज्जत की जिंदगी से भट्टी साहब हमने देखना जुल्म कितना। हमने लंदन की टूथपेस्ट अगर इस्तेमाल करनी है, अगर अमेरिका ब्रश कर, मैं तंजम कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं ना, ये हमारा हमने अपने से जुल्म किया ना, ये जुल्म हमारा भी है ना। ये चीजों पर क्यों फोकस, यही अल्लाह आपका भला करे, मेरा यही पॉइंट है। क्यों नहीं बना सकते? मैंने कुछ सुनवाना है, सिर्फ कमीशन ही बनाते हैं। मैं आपको सुनवाना है, यही मेरा आर्गुमेंट। फ्री मार्केट इकोनॉमी के बहुत बड़े यानी मानने वाले जो यहाँ मेरे ख्याल पंजाब गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं, डॉक्टर सलमान शाह मेरे इंटरव्यू पे कह चुके हैं, मैं इससे ज़्यादा समझता हूँ, मैं उनको कोट करूँ, 30% जो हमारी दरामदात है उसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, हम उसी पर बंद कर सकते हैं। 30% तो क्यों नहीं कर रहे बंद? फिर उसकी वजह है कि वो 2 पैसे पे ना दे। अच्छा बड़ी साहब, मैं आपको खबर देना चाहता हूँ, एक मिनट, मुझे खबर याद आ गई। इस औरत ने, खातून ने सवाल किया इमरान खान साहब से कि आप क्या एक ऐसे मुल्क की सपोर्ट करेंगे जो कि औरतों को क्रिकेट नहीं खेलने देते? मैंने एक बात बताना चाहता हूँ, जब आप 1979 3 जुलाई को यहाँ आए थे तो औरतें क्या कर रही थी? मैं बताऊँ अफगानिस्तान की औरतें क्या कर रही थी? 70% टीचर औरतें थी अफगानिस्तान में, ब्यूरोक्रेसी में 30% थी, 40% औरतें डॉक्टर थी वहाँ की, और जितनी यूनिवर्सिटियाँ 300 इदारे कायम किए थे वहाँ की जो PDA की गवर्नमेंट थी, 300 तालीमी इदारों में पढ़ने वाली आधी औरतें थी। और इन जानवरों को तुम पकड़ के लाए थे यहाँ पे, और जो सवाल करते थे क्रिकेट खेलते, कुछ शर्म करो आप यार। आप अमेरिकी इंटरव्यू पे इंप्रेस हो रहे हैं उस गोरे की, उसने इंसानी हकूक का सबसे ज्यादा जालिम अमेरिका है। इसे अरसा दराज से अफगानिस्तान में जो बमबारी करता रहा, उसको इंसानी हकूक वहां नहीं नजर आए, मकबूजा कश्मीर में नहीं आए, फलस्तीन में नहीं नजर आए, सिर्फ उन्होंने पर्दा लेने का कहा है। तो तुम औरतों के खिलाफ कौन सी बात है? मेरा दीन है, वो पर्दे का हुक्म देता है, कोई करे ना करे। नोबेल पीस प्राइज बाराक ओबामा को दिया, उसने अपने दौर में 3 घंटे में इस सैयारे पर 3 बम मारे, उसको अमन का पीस प्राइज मिला। मतलब आप ठीक हो जाए। आज मैंने भट्टी साहब का फौज अमेरिका का 20 साल से साथ दे रही है, इस मुल्क में आपने 450 ड्रोन हमले कर दिए और तुम इंसानी कुकेलमदार कैसे हो गए? गुलामी की आज मिसाल सुने जरा। मैंने एक इंटरव्यू देखा, एक साफी जो है इसी BBC की औरत को दे रहा था, हमने माजी में बड़ी गलतियां की, यस तुम्हारे कहने पे की है, और हमारी जो 2 नंबर रूलिंग क्लास थी उसने की है, आपने हमारी कनपट्टी पे पिस्तौल रख के करवाई है, बट द ब्लंडर दैट यू मेड, जो ब्लंडर आपने वहां पे किया, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर अमेरिकन अवाम के जाया किए और उनको गुर्बत में आज 30 अगर वो काजी साहब खान साहब ने बड़ा कॉन्फिडेंटली जो अच्छी बात की है, डेफिनेटली उन्होंने वेस्ट को भी बिल्कुल आंखों में आंखें डाली है, मगर असल बात ये है कि 90 दिन जिसने इलेक्शन कराने थे वो फिर 11 साल बैठा रहा ना जनरल ज़िया। हम भी इस जुर्म में बराबर में शरीक है। एक अपना मुशर्रफ आया इकॉनमी ठीक करने के लिए, वो 8 साल वो भी बैठा रहा। तो अगर आपने 8 साल 11 साल चलाने तो अमेरिका की अमेरिका ना वो CNN की बच्ची खातून ने जो इंटरव्यू किया, वो अपने जो बाइडेन से भी इंटरव्यू करे और कहे कि 20 साल तुमने खरबों डॉलर अफगानिस्तान में तबाह कर दिए, 5 लाख के करीब लोग मार दिए, तो हासिल क्या किया, हसूल क्या था? ये क्या जो बाइडेन को नहीं ये सवाल बनता? एक मिनट, एक इन्होंने बड़ी बुनियादी बात की है मलिक साहब ने, कि उसने इस इंतहाई ब्रूटल डिक्टेटर को सपोर्ट किया जिसने यहाँ जराइम पेशा लोगों की आबियारी की और इस रियासत को तबाह कर दिया। आज उन्होंने, आज भी हमारे सरों पर बैठे हुए हैं। ज़िया-उल-हक की जो प्रोडक्ट जिसने 90 दिन में इलेक्शन 90 दिन में इलेक्शन कराना था, उसने 90 साल के लिए डकैतों की एक फौज तैयार की जो आज हम पर मुसल्लत है, जो कहते हैं सर माफ कर दो हम ज़िया-उल-हक। उसी में आपके नवाज शरीफ साहब भी आए हैं, उसी में नवाज शरीफ साहब भी आए हैं, नवाज शरीफ भी आए हैं और भी बहुत से लोग हैं, आप नाम देखते रहिए।
जी आगे बढ़ते हैं भट्टी साहब। मेरे ख्याल में आज़ाद खारजा पॉलिसी होनी चाहिए, हमारे मफाद में होनी चाहिए, और हमें जो यहाँ की चोरी डकैती $17 बिलियन की बंद करके इनको बाहर निकालना चाहिए। हो सकता है यार भट्टी साहब, मलिक साहब, एवो मोरालेस का जरा वो तो देखें, एक छोटा सा गरीब मुल्क का बंदा, गरीब तरीन मुल्क का बंदा, वो कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते? हम चाहते नहीं। माफी चाहता हूं, हमारे हुक्मरान बातें ही करते, अमल नहीं करते। मैं माफी चाहता हूं, कोई भी हो, मुझे बता देना 3 सालों में अच्छा भट्टी साहब, हमने अवाम के लिए क्या चीज इजाद की? हम कह रहे हैं ना ये चीज भाई, पेट्रोल की कीमत में इजाफा इजाद किया, एक चीज किया, कल इकट्ठा 5 रुपए का बम मारा, 10 से 15 दफा बिजली की कीमत में इजाफा किया। हमने बाद में करेंगे, लेकिन आप शहरियों के घर जाएं तो सही। भट्टी साहब पहले एक और स्टोरी कर लूं कि ये उस्मान बुज़दार साहब जो मुतहर्रिक हो गए हैं और इन्होंने सियालकोट में बहुत सी लोगों की मौतलियाँ भी की हैं, ये तो शहबाज शरीफ स्टाइल बड़े लेट आया ज़रा। देखिए कल हमारे ब्यूरो चीफ शहजाद भट्ट साहब ने यह खबर दी थी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जाते जाते उस्मान बुज़दार साहब को यह हुक्म सादर फरमाया था कि मुझे आप एक्टिव नजर आए, इन एक्शन हो जानिया। उस पर उन्होंने तो एकदम में हुए हैं कि आप दारों पे छापे मारे, जिस पर 3.5 साल लगे। आज उन्होंने 3-4 जगहों पर छापे मारे और काफी अफसरों को करप्शन और दीगर शिकायत पर सस्पेंड किया। काजी साहब, जब तक ये ब्यूरोक्रेसी को लगाम नहीं ना डालेंगे ये मुल्क बेहतर नहीं हो सकता। ये बड़े बिगड़े बच्चे हैं। और यार ब्यूरोक्रेसी को तो आप छोड़ें, मतलब क्या उनका बात ही क्या करनी उनकी, कभी गुलामाना सी। नून लीग पे क्रैकडाउन होने जा रहा है, ये क्या खबरें आ रही हैं? अफवाहें, मुफाहमत में डील हो रही है। अब आपस में अगर वो लड़ रहे हैं, देखिए कल डेरा गाजी खां के तंजीमी लोगों को बुलाया मोहतरम मरियम नवाज साहबा ने, हमजा साहब और शहबाज शरीफ साहब गायब रहे, उसमें शामिल नहीं थे। आज बावलपुर में नहीं थे, आज फिर नहीं थे। अब अपनी लड़ाई खत्म करने के लिए हुकूमत क्रैकडाउन कर रही है, कब की कर रही है भाई? कोई जरूरत नहीं है आपस में मुझे बताए ना, आप आगे डाउन और क्रैकडाउन क्या करने की जरूरत है? मुझे बताए कहां हो रहा है क्रैकडाउन? मैं भी तो एक रिपोर्टर हूं। वो दोनों फैक्शन एक दूसरे पे क्रैकडाउन कर रहे हैं। मलिक साहब, कहां आपने सुना कि रेट हुए हैं? मेरा लोग कोई अपना अबू धाबी से खबर आई थी, कोई नाइजीरिया में कोई एक्शन पता नहीं। हाँ, अगर सोमालिया में कोई रेट हुआ और इसको इन्होंने तस्वुर कर लिया है कि कोई रेट हुए हैं। भट्टी साहब सबड़ियाल में रेट हुए, मैं एक कमेंट करना, लेकिन उसमें नून लीग का दफ्तर में नहीं हुआ। मेरा कमेंट ड्यू बनता है। देखिए बात सुने, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि उन्होंने गलत किया छापे मार के। सवाल ये है, लीडरशिप का काम होता है वो निज़ाम बनाए और निज़ाम के अंदर ऐसा सिस्टम हो जहाँ गलत हो तो टी करके आपको आवाज़ आ जाए। जब आपको छापे मारने पड़ गए, इसका मतलब आपका निज़ाम कोई नहीं। 3.5 साल बाद सोए रहे, आप उठे, हमने कल जाके सबड़ियाल AC को निकाल दिए। तो इस तरह मतलब है कि ये गवर्नेंस का मतलब है, फिर आप SHO बन जाएंगे, आप AC बन जाएंगे। आपने दुनिया के 11 करोड़ लोगों का सूबा चलाना है, आपने सिस्टम बनाना है। अच्छा, ये फेलियर है, ये तो फेलियर है, ये कौन इनकार कर सकता है? भट्टी साहब ये बताएं कि एक जो मुस्लिम लीग नून के अंदर के हल्कों से खबर आ रही है कि नवाज शरीफ बहुत ही अग्रेसिव, यार गुफ्तगू में अग्रेसिव होंगे, जमीन पर तो मरियम नवाज साहबा से एक सवाल हुआ मोहतरमा को कि जी मोहतरमा आप कह रही हैं बयानियाँ नहीं है, कल भी शहबाज शरीफ और हमजा साहब नहीं थे, आज भी नहीं है, तो ये बयानी उन्होंने कहा नहीं बयानिया नवाज शरीफ का चलेगा। और सीख पा हो गई कि आप क़यादत को किस मुंह से सवाल कर रही हैं। कई सब लड़ाई इनकी क़यादत को किस मुंह से, यानी साफ़ी को कह दिया, साफ़ी को कि आप लीडरशिप या वो जो उनके जो अपने वर्कर है उन्होंने सवाल किया होगा जी वर्करों ने है क्या? हाँ। मुस्लिम लीग नून के जो भी तंजीमी ओहदेदार थे उन्होंने कहा जी मुझे बता दें, शहबाज साहब कुछ कह रहे हैं, नवाज साहब कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं, हम कहाँ जाए? अच्छा, ये सवाल उठाया गया, सवाल उठाया उसमें वर्कर की तरफ से बरहम हो गई कि आप क़यादत को सवाल कैसे करते हैं? इख्तिलाफ क़यादत को सवाल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, अनटचेबल है ना। देखिए आपने सारी उम्र उन्होंने सोने के निवाले लेके पैदा हुए, आपने उन पे मुकदमात भी दिए, गिरफ्तार भी हुए और पैसा भी रिकवर नहीं किया, उन्हें जवाब देने की आदत नहीं है। अब इमरान खान ने ये काम ख़राब कर दिया है कि इनसे जवाब लेना शुरू कर दिया। अब तो प्रॉब्लम होगी। मैं बता दूँ नून लीग पे मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आज मेरी 2-3 जो पंजाब लेवल के अफसर हैं उनसे बात हुई है। मैंने कहा यार ये रोजाना नून लीग वाले शोर डाल रहे हैं, क्रैकडाउन कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी एक ऐसी मिसाल ला के दे। वही सवाल मैं आपसे दे देता हूं। मैं ब्रेक पे जा रहे हैं और मैं जाने से पहले अपने उस्ताद टेड ग्रांट के साथ बार्सिलोना में उन्होंने मुझे एक बात कही बेनज़ीर के हवाले से। उन्होंने कहा था कि अगर बेनज़ीर को पता चल जाए कि उसकी कितनी ज़रूरत इस स्टेट को या इस इस्टेब्लिशमेंट को है बनिस्बत उसके कि बेनज़ीर को कितनी, हमें अगर पता चल जाए कि इनको हमारी कितनी ज़रूरत है और ये कितना माल खींच के हमसे जाते हैं तो शायद हम इससे काबिल हो जाए कुछ पाकिस्तान नहीं कुछ। तो मैं ये ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ। डॉलर पेट्रोल अजाब आवाम के लिए ये क्या है, इसमें कोई लेटअप होगा या नहीं होगा? ब्रेक के बाद वेलकम बैक।
नाज़रीन, खान साहब जब महंगाई के हवाले से बात करते थे, जब वो अपोजिशन में थे और हुकूमत में नहीं थे, वो क्या कहते थे? वो और कुछ गुफ्तगू इससे पहले कि मैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम हमारे साथ हैं, माहिर मैशत के, और मुजम्मल असलम साहब भी हैं, मगर कुछ जो आवाम से हमने बात की आज सड़क पर वो भी सुन लेते हैं और फिर बराह रास्त आएंगे फ़ारूक सलीम साहब के पास और मुजम्मल असलम साहब के पास। जी, ये बड़े सख्त साहब, ये कुछ नामुनासिब अल्फाज चले गए, हम माजरत चाहते हैं हमारी एडिटिंग टीम को। मैं क्या कह सकता हूँ, ये अवामी जज्बात थे। अच्छा, फ़ारूक सलीम साहब गुजारिश करते हैं कि हमारे वज़ीर आज़म साहब गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन आपने खुद सुना उन्होंने बिजली के बारे में क्या राय थी, पेट्रोल की कीमत में क्या राय थी, और कहा था कि मैं ये चीज़ों की कीमत में इजाफा नहीं करूँगा। ये क्या है? क्या हर हुक्मरान सिर्फ तकरीरें अच्छी करता है, वादे अच्छे करता है, और प्रैक्टिकली आज एक आम आदमी एक वक्त की रोटी नहीं खाता? आप कैसे देख रहे हैं? हम कब तक ये हमारे जज्बात के साथ खेलेंगे? भट्टी साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं आपसे 100% एग्री करता हूं कि हम पाकिस्तानियों की बदकिस्मती रही है कि हमारी सियासी क़यादत जो है वो मुल्क की मईशत को सीधी सिमत में चलाने में नाकामयाब रही। जो बुनियादी माशी ढांचा है वो पिछले 25-30 सालों में सीरियसली बदला नहीं है। आप पीपल्स पार्टी के 5 साल ले लीजिए, आप PMLN के 5 साल ले लीजिए, और अभी जो 3 साल हमने PTI के देखे हैं, बुनियादी ढांचे में कोई तब्दीली नहीं आई है। हालांकि जो 2018 का PTI का मंशूर था, मैंने तीनों बड़ी पार्टीज के मंशूर बड़ी डिटेल में पढ़े थे, और अब यकीन जानिए कि 2018 PTI का मंशूर जो वो दोनों बाकी जो 2 बड़ी जमातें थी उनसे बहुत सुपीरियर था। और मैं सुपीरियर इसलिए कहता हूं कि उसमें बड़े वाज़े अल्फाज में जो पाकिस्तान की कमज़ोरियां हैं, पाकिस्तान की माशी कमज़ोरियां हैं, 5 या 6 बड़ी माशी कमज़ोरियां, वो बड़े वाज़े तरीके से लिखी गई। और इतना खूबसूरत मंशूर, मैं उसको इसलिए कहता हूँ कि सिर्फ कमज़ोरियां नहीं लिखी गई थी, उसमें उनके हल भी बताए गए। आप अंदाजा कीजिए कि PTI को 2018 में कमजोरियां भी मालूम थी और उनके हल भी मालूम थे जो उन्होंने लिख डाले। यानी कि वो 60 या 61 सफ़हात पे मुश्तमिल वो PTI का मंशूर है, और उसमें 4 दर्जन मरतबा इस्लाहात, रिफॉर्म्स का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कमजोरियां बताई, फिर उन्होंने कहा कि हम FBR में इस्लाहात लेके आएंगे, पुलिस सर्विस में इस्लाहात लेके आएंगे, सिविल सर्विस में इस्लाहात लेके आएंगे। इस्लाहात उनको पता था कि पाकिस्तान की कमजोरियों का जो हल है वो इस्लाहात में है। अब ये 3 सालों में क्या हुआ? कौन सी इस्लाहात आई? कैसे पुलिस सर्विस में इस्लाहात आई, या FBR में आई, या सिविल सर्विस में आई? तो सोल्यूशन अभी भी इस्लाहात में है। PTI को ये 2018 में पता था। अब उसके नतीजे में जो इस्लाहात नहीं ला पाए, उसके नतीजे में आप देख रहे हैं कि रुपया जो है, जब PTI की हुकूमत आई थी तो 122 से 123 रुपए का डॉलर था, आज वो 170 पे पहुंच रहा है। 37% पिछले 37 महीनों में 37% रुपए की कीमत डॉलर के सामने गिरी है। और अब हुकूमत के जो अपने अदाद शुमार है, देखिए इस वक्त कोई 85% पाकिस्तानी जब सर्वे में जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे 2 जिंदगी के सबसे बड़े प्रॉब्लम, पहला वो कहते हैं महंगाई और दूसरा वो कहते हैं बेरोजगारी। अब सितंबर 9 तारीख जुमे का दिन था मेरा ख्याल है, जो हुकूमत का अपना इदारा है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स, उसने जो अदाद शुमार सामने दिए हैं वो हैरान कौन है। वो कहते हैं जी कि बिजली की कीमत जो है वो 46% बढ़ी है, बनस्पति घी 41% बढ़ा है, मुर्गी 38%, मिर्चें 35%, अंडे 30%। अब 2 धारी तलवार है भट्टी साहब। देखिए अगर आप 1960 से शुरू कर लें। फारूक साहब, मैं इसके बाद मेरे दोनों दोस्त करेंगे महंगाई और दावे मंशूर, गलती से मैंने भी पढ़ा और हल भी आपने ठीक फरमाया, लेकिन मुझे ये बताए, आपने जिस तरह बताया बिजली कितने % बढ़ी, पेट्रोल कितने, कुव्वत खरीद आम आदमी की, मैं 90% लोगों की बात करूं, ये चंद लुटेरों की, अशराफिया की नहीं, उनकी कुव्वत खरीद कितनी बढ़ी है इन 3 सालों में? देखिए कुव्वत खरीद के ऊपर जो पर कैपिटा इनकम है वो वर्ल्ड बैंक वाले बताते हैं, बनाते हैं दुनिया भर के, और उनके जो अदाद शुमार है मैं समझता हूँ सबसे क्रेडिबल है। मैं आपको यही बता रहा था कि आप अंदाज़ा कीजिए पाकिस्तान में 1960 में
हमारी जो पर कैपिटा इनकम थी वो तकरीबन $80 के करीब थी, और वो 2018 तक कोई 60 साल का अरसा आप सोचिए हमारी क़ुव्वत ख़रीद पर कैपिटा इनकम नहीं गिरी, वो मुसलसल बढ़ती रही है। 2018 के बाद वो मुसलसल गिर रही है। 2018 में वो $1482 पे पहुंची थी। अब सोचिए $80 से 1482 में, फिर 2019 में वो 1284 रह गई और 2020 में वो 11। यानी ये आप कह रहे हैं कि ये मुसलसल गिर रही है जो क़ुव्वत ख़रीद है। मुज़म्मिल असलम साहब, आपको इस पे ज़रा मैं इन्वाइट करूँगा कि आप कैसे देखते हैं। ठीक है, जो फिगर्स हैं मैक्रो के वो तो अपनी जगह, लेकिन आम आदमी तो हम देख रहे हैं कितना वो तल्ख हो रहा था। ज़रूर खैर कुछ लफ्ज़ भी ऐसे चले गए जैसे बड़ी साहब ने कहा जाने नहीं चाहिए थे, लेकिन ये बताएं कि मसाइल तो मौजूद हैं, तो आप कैसे देखते हैं? और आप हमेशा रजायत का इज़हार करते हैं और हम भी यही चाहते हैं कि हो। आप कैसे देखते हैं मुज़म्मिल साहब? देखें जी, शुक्रिया। आज मेरे ख्याल से पहली दफ़ा आप लोग के साथ इत्तेफाक हो रहा है बात करने का। तो मैं जो हूँ आपको स्टार्ट करता हूँ एक मिसाल देकर, क्योंकि एक आपका प्रोग्राम एक आम आदमी देखता है, कोई माशी तज्ज़ियेकार नहीं देखता या टेक्निकल आदमी नहीं देखता। तो एक प्लॉट है, मेरे दोस्त ने जो है 500 गज का मकान उसने लिया था पुराना, और दूसरी तरफ मैंने खुद 2.5 कनाल का प्लॉट लिया था, और हम दोनों ने एक ही टाइम पे जो है तामीर शुरू की थी। मैंने 2.5 कनाल का मकान 16,000 स्क्वायर फीट 18 महीने में तैयार किया बेसमेंट के साथ, क्योंकि मेरा प्लॉट था और सीधा सीधा मैंने काम शुरू किया। और जो मेरा दोस्त था जिसकी 1 कनाल की जगह थी और 5,000 स्क्वायर फीट उसको बना हुआ मिला हुआ था, उसको उसने सीधा करना था, उसको 3 साल लगे। तो ये जो बातें हमारे कोई भी सियासतदान करते हैं ना, तो ये जो 70 साल या 74 साल पुराना कोई पाकिस्तान लेगा ना, तो वो 1 कनाल का टूटा हुआ मकान लेगा, और वो एक नया ब्रांड न्यू मुल्क जो अगर कोई लेगा तो उसकी स्पीड और उसकी स्पीड में बहुत फ़र्क होगा। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब गलती कर गए थे। उन्होंने जो टाइमलाइन और रिफॉर्म की बात की थी वो बहुत छोटा टाइम दिया था। कोई कहता है 100 दिन, कोई इंसान मतलब 100 दिन में कोई मुल्क कैसे हो सकता है सीधा, मुझे तो ये बताए ना बात। अच्छा, अब आप आ जाए अगली बात पे, रिफॉर्म्स। कौन कहता है कि रिफॉर्म्स नहीं हुए? इस वक्त मुल्क में जो है आपकी मोबाइल फ़ोन 3 साल पहले स्मगल होकर आता था सारा का सारा। मेरा खुद ये मोबाइल फ़ोन दिखा रहा हूँ आपको, ये 2 महीने पहले मैंने लिया था, मैंने ड्यूटी पे नहीं की थी, इस वक्त ये बंद हुआ हुआ है। इसकी 42,000 पे मुझे ड्यूटी भरनी है और इसके बाद ये अब खुलेगा। इसके अलावा जो टैक्स महसूलात हैं वो जो है आपके 5,800 अरब रुपए जो इस साल का टारगेट है, और पहले 2 माह में जो 150 अरब रुपए आपने जो है इजाफी जमा किया है, वो यही टैक्स रिफॉर्म से आपने पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम लगाया, आपने जो है स्मगलिंग पे क्रैक डाउन किया, आपने बॉर्डर पे सर्च किया, आपने मनी लॉन्ड्रिंग को काफ़ी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश की। ठीक है, फिर आ जाए बरामदात। बरामदात में जो है इस हुकूमत ने पिछले 3 सालों में जितनी बरामदात में कोशिश की, टेक्सटाइल वालों को जो है उनकी बिजली जो है 1 रेट पे की, उनके रिफंड जारी करना शुरू किए। फिर आप आ जाए एग्रीकल्चर पे। 2 साल तो पहले तो ये दिवालिये से बचा रहे थे भाई इस मुल्क को। पहले जब तूफान आता है तो लोगों को कश्ती से निकाला जाता है, समुद्र से निकाला जाता है, उनको जो है मकान नहीं बना के दिए जाते। पहले तो उससे आपने बचना है। और डॉक्टर साहब भी मेरे साथ थे, मैंने 2-3 दिन पहले बोला था, 3 साल पहले जब ये हुकूमत आई थी तो वेंटिलेटर और ICU में थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये निकाल के हम जो है जनरल वार्ड पे ले आए लोग ये चीज़ों को। अब आ जाएं आप क़ुव्वत ख़रीद पे। अब मुझे तो बात समझ नहीं आती, डॉक्टर साहब डॉलर में हर चीज़ कोट करते हैं, शायद अभी बैठे हुए भी किसी बरतानिया में पीछे से बैकग्राउंड तो ऐसे ही दिखा रहा है। भाई मैं तो रुपयों में कमाता हूँ, आप भी शायद रुपयों में कमाते हैं। तो रुपयों के हिसाब से जब 2018 में ये हुकूमत आई थी तो 1,80,000 फी का आमदनी थी। 30 जून 2021 को जो है फी का आमदनी 2,46,000 रुपये थी, जिसके हिसाब से 38,000 रुपये जो है आमदनी लोगों की बढ़ी। फिर अब आज मैं तो रहता हूँ कराची में, मैं आपको कराची की मिसाल दे देता हूँ। कराची में तकरीबन जो भी लोग रोज़ाना के दिहाड़ीदार काम करते हैं कंस्ट्रक्शन वगैरह के, उनकी जो सिर्फ इस साल 30 से 40% दिहाड़ी बढ़ी। एग्रीकल्चर में पिछले साल जो किसान ने 1,350 रुपए की गंदम बेची थी उसकी 1,950 रुपए में बिकी। गन्ने का रेट उसको ज़्यादा मिला। पाकिस्तान की निस्फ आबादी जो है 50% से ज़्यादा वो देहातों में रहती है।
तनख्वाहें सरकारी इस बजट में बढ़ी 25% प्लस 10%। तो मुझे ये बताएं कि इसके अलावा अब आ जाए महंगाई पे, आखिरी बात, क्योंकि और आप लोगों ने बात करनी होगी। महंगाई, आलमी महंगाई, यूएसए का कल नंबर आया 5.3%, पिछले साल 1% थी उनकी, ठीक है। पूरी दुनिया में इस वक्त रिकॉर्ड डबल प्राइसेस हुई हैं पिछले 6 महीने में। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे कोई चैलेंज कर दे इस बात पे, जिसकी वजह से पेट्रोल पे 5 रुपए पे हम सारे चीख रहे हैं। पिछले साल इसी वक्त हुकूमत ने 28 रुपए लीटर लिया था पेट्रोलियम लेवी, और कल लिए 5 रुपए 62 पैसे, और सेल्स टैक्स 17% लेती थी, कल लिए 10.5%। पिछले एक साल में आप कह रहे हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। मैं मुजम्मल भाई, मैं रोक थोड़ी देर के लिए चाहता हूं कि फर्क सलीम साहब वो ये कह रहे हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, दुनिया की ग्रोथ नेगेटिव गई है, इंडिया -7% गया है, जापान -4.7 गया है, तो एक तो दुनिया में बुरान है। कीपिंग इन व्यू ऑल दैट वी डिड वेल, डू यू एग्री डॉक्टर साहब, डॉक्टर फारूक सलीम साहब? देखिए, हुकूमती तर्जुमान हमें पिछले कोई 2 साल से ये बता रहे हैं कि हम जब आए थे, जब पीटीआई की हुकूमत आई थी, तो उस वक्त पाकिस्तान जो है वो आईसीयू में था, इंटेंसिव केयर यूनिट में था। उसकी हालात, उसकी हेल्थ जो है वो ख़त्म होने वाली थी, वो मरने वाला था। अब हम आ गए हैं जनरल वार्ड में, तो बड़ी तरक्की हो गई। अभी जिन लोगों का आपने इंटरव्यू किया ऑन द ग्राउंड, वो कहेंगे कि मेरे भाई, अगर जब हम इंटेंसिव केयर में थे तो उस वक्त मैं 35 रुपए का किलो आटा लेके आता था, और 4 बच्चे हैं घर में, उन सब का पेट भर देता था। उस वक्त मैं 55 रुपए की किलो चीनी लेके आता था, और मेरा गुजारा 20-22 हज़ार रुपये महीने में बड़ा खूबसूरत गुजर जाता था। महीने के बाद बिजली का बिल आता था तो 9-10 रुपए यूनिट आता था। उस वक्त मैं इंटेंसिव केयर यूनिट में था। अब मैं आ गया हूँ जनरल वार्ड में। अब जनरल वार्ड में मुझे पड़ रहा है 70-75 रुपए किलो आटा, और 3 बच्चों का ना पेट भरता है। अब मैं आ गया हूँ जनरल वार्ड में, और मेरी चीनी की कीमत जो है वो पहुँच गई है 115 रुपए किलो, और जो बिजली का यूनिट घर में बिल का आ रहा है वो 22-23 रुपए यूनिट आ रहा है। तो वो दुआ करेगा कि खुदाया मुझे वापस आईसीयू में ले जाओ। मुझे ये जनरल वार्ड कुछ पसंद नहीं आ रहा। मुजम्मल साहब, मैं आपसे जवाब लेता हूँ। अच्छा मुजम्मल साहब, इसके बाद आप जवाब दीजिएगा। मलक साहब ने भी सवाल करना है। आप यकीनन माहिर माशियत है, मुझे तो इतना नहीं पता। मैं तो अब देख रहा हूँ कि 3 साल पहले जो 2 वक्त की रोटी खाते थे, एक नहीं, क्या ऐसा तो नहीं आईसीयू से ये एमरजेंसी से वेंटिलेटर पे आवाम चले गई है और हम इसे जनरल वार्ड समझ रहे हैं? लेकिन ब्रेक के बाद मेरा ख्याल है ब्रेक लेनी। नहीं, ब्रेक नहीं लेनी। मुजम्मल साहब, ये जो डॉक्टर साहब ने तस्वीरें, 2 मुतजाद तस्वीरें आई हैं, जरा आप बात रखिए, जो फिर मैं आता हूँ डॉक्टर साहब की तरफ। मुजम्मल साहब देखिए, मुझे एक बात बताएं ना, सिंपल सी बात बताएं। अब हम खेलते हैं डॉक्टर भट्टी साहब से और सईद काजी साहब से खेलते हैं आपस में। भट्टी साहब दुकानदार है और सईद काजी साहब जो है दुकानदार से माल खरीदने जाते हैं। भट्टी साहब जो है 2018 में 30 रुपए का आटा आपको बेच रहे थे, और वो जो है नुकसान में थे, और काजी साहब जो है क्योंकि खरीद रहे थे तो उनके मजे लगे हुए थे। अच्छा, अब भट्टी साहब जो हैं वो 50% हैं इस मुल्क के। अब अगर उनकी मैंने कुव्वत खरीद या उनकी जो चीज़ बिक रही है वो 60-70 रुपये में बिक रही है, पहले तो ये 75 रुपये आटा डॉक्टर साहब लेते होंगे, इनके इलाके में मिलता होगा भाई 2000 रुपये मन जो है ना गंदम है, जो 48 रुपये की है, 5-6 रुपये किलो आटा बनने में लगता है 55-60 रुपये। ये कोई ब्रांडेड आटा बाहर से मंगवाते होंगे, हमने तो नहीं 75-80 रुपये का अभी तक नहीं लिया, ठीक है। तो अब ये मुझे एक बात बताएं कि जब भट्टी साहब जो है, अच्छा फिर 9 रुपये की कह रहे हैं यूनिट, खुदा को माने मेरे घर में लाख रुपए से ऊपर गर्मियों में बिल आता है बिजली का, मैंने तो 3 साल पहले 9 रुपये का यूनिट कभी भी नहीं लिया। मुझे प्रूफ करते हैं किसी दिन, ये डॉक्यूमेंट्री खुद कह रहे हैं 46% बढ़ा है, तो 46% 22 रुपये का बढ़ता है 16-17 रुपये। तो पता नहीं कौन सी डॉक्टर साहब के पास मंतक है, 1 साल में सिर्फ 1.5 रुपये की बिजली बढ़ाई डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब के नंबर हवा में होते हैं माशाल्लाह, जबरदस्त है। मैं तो अच्छा, अब बात आ गई थी वेंटिलेटर की, उसमें अब 1 मिनट के लिए कहते हैं कि जी भट्टी साहब आपने 70 रुपये का आटा आज से नहीं भेजना और काजी साहब को 30 रुपये में देना है, आप दोनों में से फिर एक वेंटिलेटर में आ जाएगा। अब हम क्या करें? 50% आबादी जो है गंदम पैदा करती है, सब्जी पैदा करती है, 50% आबादी जो है नौकरी पे जाती है, दिहाड़ीदार है। अगर आप मुझे कहेंगे 2 साल पहले वो 600 रुपये मजदूर। अच्छा मुजम्मल साहब, आपसे गुफ्तगू का बड़ा मजा आ रहा है, आप लफ्जों से बड़ा अच्छा खेलते हैं। चले, मैं आप लफ्जों से अच्छा खेलते हैं, मैं भी एक अनाड़ी हूँ लफ्जों से खेलने का।
मेरी 30,000 तनख्वाह है, मेरी 30,000 तनख्वाह है, मेरे 4 बच्चे हैं, 15,000 रुपये मैंने घर किराए पे लिया है, 2200-2300 बिजली का बिल आता है, 700-800 गैस का बिल आता है, मैं कैसे जीऊं? मैं जनरल वार्ड में कैसे धमाल डालूं? ये मियां साहब से आप सवाल पूछते हैं कि भाई मैं 22 करोड़ के लोगों का घर हूं, ठीक है ना, हमारी एक्सपोर्ट जो है 20 अरब डॉलर है, हमारी इंपोर्ट हो गई 60 अरब डॉलर, मैं 40 अरब डॉलर कहां से लाऊं? ये सवाल तो उस वक्त बनता था, अब तो वो काम निकल गया। अब आपके मियां साहब जो थे वो मकरूज बना गए आपको, अब वो खुद चले गए बाहर, तो अब आपने पैसे देने। ये सवाल जो है ना, इसको बड़ा करें। अच्छा मुजम्मिल साहब, मुझे इजाजत दीजिएगा, वक्त कम है। डॉक्टर साहब मैं आपको दोबारा लेता हूं, मैं एक और एंगल से सवाल लेके आता हूं। एक ये कि जो अब हम देख रहे हैं, ये बातें तो दुरुस्त हैं कि नेगेटिव ग्रोथ में गया है इंडिया, सारे गए हैं, अमेरिका में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो रही है, ये हम रोज़ाना देखते हैं। डॉक्टर साहब मैं पहले भी सवाल करता हूँ, ये मुझे थोड़ी सी इस सवाल की शायद तकलीफ है थोड़ी सी, वो ये कि क्या डोंट यू थिंक दिस इज़ अ वेरी फ्लॉड मॉडल जो 1980s में ये जो कैपिटलिज्म का ब्रांड आया था, जो थैचर और रेगन ने रखा था, तो ये आज इट इज़ अनरेवलिंग और ये प्रूव हुआ है कि ये कोई ट्रिकल डाउन नहीं हुआ, ये ऊपर गया है सारा। अगर हम इर्तिकाद दौलत को भी देखें। अच्छा मैं डॉक्टर साहब माफी चाहता हूँ, मलक साहब मेरा ख्याल है आप भी मुजम्मिल भाई से सवाल करना चाह रहे हैं। नहीं मलक साहब प्लीज प्लीज कर ले, आप कर लेंगे। जी बताइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर फरख जी, काजी साहब, पाकिस्तान के हवाले से जो आपने बात की उससे मैं बहुत हद तक एग्री करता हूँ कि ट्रिकल डाउन नहीं हो पा रहा। जो 5 या 6 बड़े कार्टेल्स हैं जिनको हमारे वज़ीर आज़म साहब माफिया कहते हैं, जिसमें सबसे बड़ा माफिया या कार्टेल कहना चाहिए, वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बिजली का कार्टेल है, उसके बाद शुगर का कार्टेल है, उसके बाद खाद वालों का कार्टेल है, एक नया कार्टेल है जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो कारें बनाते हैं। तो एक बहुत बड़ी मुंतकिली हुई है दौलत की, यानी कि जो आम पाकिस्तानी है उसकी। डॉक्टर मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं नहीं चाहता कि मलक साहब का तिश्ना रह जाए सवाल। सॉरी वक्त कम है, हम इधर लगे। मलक साहब मुजम्मिल साहब आपसे पर्सनल नहीं होना चाह रहा, इसको आप मुजम्मिल साहब भाई हैं, अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं जो आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहा हूँ। एक साहब है इमरान खान साहब, मेरे भी दोस्त हैं, बड़े काबिल एहतराम है, 22 साल उनकी तैयारी थी, टीम उन्होंने लेके आए थे, उनकी पूरी दुनिया में मियां साहब भी एक थे वो जो बहुत बड़े ब्रेन थे, 100 दिनों में उन्होंने रेवोल्यूशन लाना था। आपने ये कही उनकी गलती है। आर यू सेइंग कि द मैन डजंट हैव द अहलियत? अगर आपकी लीडरशिप है, अगर आपने मेरे से वोट ले लिए हैं तो आपने गलती कर दी, आपका कॉन्सेप्ट ही नहीं, आपको पता नहीं है मकान ठीक ही नहीं हो सकता। जी मुजम्मिल साहब, शुड ही रूल पाकिस्तान और नॉट? जी मुजम्मिल साहब देखें, अब इमरान खान को समझ लें कि वो जो है उसने 100 टेस्ट मैच खेल लिए और भट्टी साहब का पहला मैच है, और इमरान खान साहब जो है ना बैटिंग कर रहे हैं और उन्होंने जो है 50 सेंचुरियां बनाई हैं। भट्टी साहब का पहला मैच पहली गेंद इमरान साहब को बोल्ड कर दिया उन्होंने, तो वो कहाँ गया 100 साल का तजर्बा, 100 सेंचुरियां बनाने का? एक कल के बच्चे ने पहले मैच पहली गेंद पे बोल्ड कर दिया आपको। भाई ये देखें, ये असेसमेंट। थैंक यू वेरी मच। अच्छा ये दिल तो नहीं करता मुजम्मिल भाई, जनाब मोहतरम डॉक्टर फरूख सलीम साहब और मलिक साहब, बात बड़ी दिलचस्प थी, लेकिन बहरहाल ये गुफ्तगू जारी रहेगी। अगले फिर एक नशिस्त रखेंगे और देखेंगे ये 2 जो वर्ल्ड व्यू आ रहे हैं मईशत के हवाले से, इसमें हकीकत के करीब कौन सा है और दूर कौन सा है। इजाज़त दें, अगले हफ्ते मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।